गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तुम्हारा केमिस्ट्री का टेस्ट है ना? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। CITM यस CR में केमिस्ट्री में। चलो बच्चों, अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पिछली क्लास में रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल कंप्लीट हो गया था। इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के परीक्षण, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष और रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। आज अपन उसी मॉडल के दोष पढ़ने जा रहे हैं, या तुम सीमाएं भी बोल सकते हो या कमी भी बोल सकते हो। तो अपना अगला टॉपिक है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष या कमी या सीमाएं। हाँ प्रशांत, गुड मॉर्निंग। चलो, अपन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष में पहला दोष है रदरफोर्ड मैक्सवेल के सिद्धांत को समझाने में असफल रहा। रदरफोर्ड मैक्सवेल के सिद्धांत को समझाने में क्या रहा? असफल रहा। मैक्सवेल के सिद्धांत को समझाने में असफल रहा। अब रही बात कि मैक्सवेल का सिद्धांत क्या होता है, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष 2 थे, जिसमें पहला दोष है मैक्सवेल के सिद्धांत को समझाने में कौन असफल रहा? रदरफोर्ड असफल रहा। अब मैक्सवेल का सिद्धांत क्या होता है उसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, मैक्सवेल के विकिरण सिद्धांत के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित ही होता है ना, इसलिए मैंने ऋणावेश कर दिया। मैक्सवेल के विकिरण सिद्धांत के अनुसार जब आवेशित कण त्वरित होता है, आवेशित कण त्वरित होने का मतलब है जब गति करता है। आवेशित कण त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में, अभी आपके अगला टॉपिक विद्युत चुंबकीय विकिरण भी आएगा कि ये क्या होता है, वहां पे मैं इनकी डेफिनेशन आपको समझाऊंगी। जब आवेशित कण त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऊर्जा उत्सर्जित करने का मतलब है अर्थात इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास करता रहता है। ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। जब आवेशित कण त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का क्या करता रहता है? ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। अतः इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक के पास आ जाता है और नाभिक में गिर जाता है।
इसका अर्थ ये हुआ कि बारिश से परमाणु बताओ, समझ में नहीं आ संकुचित रहा। होता है, अर्थात परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। यह बात कौन नहीं समझा पाया, रदरफोर्ड। तो देखो रदरफोर्ड। मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाता है और सर्पिल गति करता हुआ किसमें गिर जाता है, नाभिक में गिर जाता है। इस बात को कौन नहीं समझा पाया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। देखो तुम देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन सर्पिल गति करता हुआ किसमें गिर जाता है, नाभिक में गिर जाता है। धीरे धीरे नाभिक के पास आता जाता है और सर्पिल गति करता हुआ किसमें गिर जाता है, नाभिक में गिर जाता है। यही क्या होता है, मैक्सवेल का सिद्धांत। किसी को कौन नहीं समझा पाया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पहली कमी थी, यह मैक्सवेल के सिद्धांत को समझाने में असफल रहा। मैक्सवेल का सिद्धांत क्या होता है, ये माइक किसका खुरखुर करता है, ये निकल किसका कर रहा है ये, अनीशा मीना अपना माइक ऑफ करो, अनीशा मीना। मैक्सवेल का सिद्धांत होता है कि मैक्सवेल के विकिरण सिद्धांत के अनुसार जब आवेशित कण त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास करते जाते हैं, कमी करते जाते हैं और धीरे धीरे नाभिक के पास आते हैं और सर्पिल गति करते हुए किसमें गिर जाते हैं, नाभिक में। जिसका अर्थ यह है कि परमाणु संकुचित होता है, अर्थात परमाणु स्थायी होता है। इसको समझाने में कौन असफल रहा, रदरफोर्ड। दूसरा है, यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को समझाने में भी क्या रहा, असफल रहा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखा, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मतलब होता है छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं, उनको समझाने में भी कौन असफल रहा, रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या है, दोष या कमी या सीमाएं। तो कितनी कमी है, 2 कमी है। मैक्सवेल के सिद्धांत को नहीं समझा सका और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को समझाने में भी क्या रहा, असफल रहा। सबको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्लियर, परमाणु मॉडल के दोष। मैम दूसरा दोष बताओ। दूसरा दोष, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को समझाने में भी असफल रहा। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मतलब है छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं। ओके, यस मैम। मैक्सवेल का सिद्धांत सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आगे चलूं फिर? यस मैम। अभी यस मैम। एक बच्चा लिखा था कि मैम रिपीट करो, बेटा रिपीट कर दिया मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या, या फिर वापस करूं? चलो फिर मैं आगे चल रही हूँ। आगे अपना आता है, आपने परमाणु प्रतिरूप में 2 प्रतिरूप पढ़ लिए हैं, थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप और रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। प्रतिरूप को ही क्या कहा जाता है, मॉडल। अब आप तीसरा मॉडल पढ़ने जा रहे हो, नील्स बोर का। तीसरा मॉडल पढ़ने जा रहे हो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा मॉडल है और इस मॉडल पे मैं आपको 3 गणना भी करवाऊंगी, त्रिज्या, वेग और ऊर्जा। तो नील्स बोर की अवधारणाएं जिसको समझ में नहीं आई, जो ढंग से नहीं पढ़ा, वो उनकी गणना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे मैं डायरेक्ट ही ऐसे बोलूंगी कि पहली अवधारणा के अनुसार, दूसरी अवधारणा के अनुसार। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे नील्स बोर का परमाणु मॉडल ध्यान से सुनेंगे। आपका तीसरा मॉडल चल रहा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल।
कोहर भी लिखते हैं इसको और बोर भी लिखते हैं, खाने वाले बोर नहीं है ये। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल या परमाणु प्रतिरूप, देखो नील्स बोर का परमाणु मॉडल उन्हीं परमाणुओं पर लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप उन्हीं परमाणुओं पर लागू होता है जिनमें केवल कितना पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, एक। जैसे हाइड्रोजन है, He+ है, Li+2 है, Be+3 है, और भी आगे के तुम परमाणु कर सकते हो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। हीलियम का 2, 2 में से 1 गया तो 1। लिथियम का 3, 3 में से 2 गया तो 1। बेरिलियम का 4, 4 में से 3 गया तो 1। तो नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप उन्हीं परमाणुओं पर लागू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों, अब अपन नील्स बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अवधारणाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका टॉपिक है नील्स बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य अवधारणाएं। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य अवधारणाएं। परमाणु मॉडल की प्रमुख या मुख्य भी लिख सकते हो, मुख्य अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, तो देखो आप नील्स बोर की पहली अवधारणा पढ़ने जा रहे हो। नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो दो विपरीत बल कार्य करते हैं। ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो दो विपरीत बल कार्य करते हैं। केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है वो तो ये तो केंद्र की ओर जो बल लगता है वो तो होता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल। और ऊपर की ओर लगता है वो बल होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल mv² होता है और अपकेंद्रीय बल Ze² होता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो दो विपरीत बल कार्य करते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत परंतु समतुल्य होते हैं। देखो विपरीत तो इसलिए कहा गया है कि अभिकेंद्रीय तो केंद्र की ओर लगता है और केंद्र से ऊपर की ओर कौन लगता है? अपकेंद्रीय। तो विपरीत हो गए दोनों, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं? समतुल्य होते हैं। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत परंतु कैसे होते हैं? समतुल्य। समतुल्य का मतलब बराबर। तो देखो बच्चों, अभिकेंद्रीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या हो गया? अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का मान मैंने आपके सामने लिखा है mv² बटा r।
अपकेंद्रीय बल का मान मैंने लिखा है Z² बटा R²। इसको सोल्व करोगे, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो mv² बराबर ZE² बटा R। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है? पहली अवधारणा है, जहां पे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। m किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का। v इलेक्ट्रॉन का वेग है। z परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और R इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी है। R इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की क्या है? दूरी है। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है? पहली अवधारणा। तो नील्स बोर की पहली अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो दो विपरीत बल कार्य करते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल mv² बटा R होता है और अपकेंद्रीय बल ZE² बटा R² होता है। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत परंतु समतुल्य होते हैं। अतः अभिकेंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल mv² बटा R बराबर ZE² बटा R²। तो पहली अवधारणा आपके पास में आ गई, mv² बराबर ZE² बटा R, जहां पे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, z परमाणु क्रमांक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, R इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की क्या है? दूरी। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा कहलाती? पहली अवधारणा। अरे कौन है ये पागल बच्चे से? आदित्य, आदित्य तेरा माइक म्यूट कैसे है? आदित्य, हाँ अब अनम्यूट हुआ है। चलो, ये जेड यानी क्या होता है? जेड का है? जेड जेड परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। परमाणु क्रम। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, सोडियम का 11, नियोन का 10, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15। ये क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक। ओके, चलो अब अपन नील्स बोर की दूसरी अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बता रही हूँ दूसरी अवधारणा। नील्स बोर की दूसरी अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग होता है mvr। द्रव्यमान, वेग और दूरी का गुणनफल क्या होता है? कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान NH बटा 2 पाई का गुणज होता है। NH बटा 2 पाई का क्या होता है? गुणज होता है। तो mvr बराबर क्या हो गया? NH बटा 2 पाई। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है? दूसरी अवधारणा। m का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी। n बराबर होता है कोषों की संख्या। कोषों की संख्या, कोषों की संख्या का मतलब
1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। ये क्या हो गई? कोषों की संख्या। h बराबर होता है प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक जिस प्रकार अवोगाद्रो संख्या का मान फिक्स होता है ना 6.023 गुणा 10⁻23, उसी प्रकार प्लांक स्थिरांक का मान भी फिक्स होता है 6.626 गुणा 10⁻27 अर्ग सेकंड। 10⁻27 क्या होता है? अर्ग सेकंड। तो h बराबर क्या है? प्लांक स्थिरांक। ये नील्स बोर की कौन सी अवधारणा है? दूसरी। तो दूसरी अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग मतलब MVR का मान NH/2 का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, जहां n बराबर कोषों की संख्या और h बराबर प्लांक स्थिरांक। इसी प्रकार नील्स बोर की तीसरी अवधारणा है, आपके पास दो ऊर्जा स्तर है, एक मैम। तो E1 है और एक E2 है। मैम। ये तो E1 हो गया और ये क्या हुआ? E2 हो गया। E1 का मैम। मतलब निम्न ऊर्जा स्तर और E2 मैम। का अरे एक बार सुन ले, बाद में बोलना, मैं पूछूंगी ना लास्ट में सबको। मैम मेरे को ये बताओ कि NS बट्टा E1 का मतलब निम्न ऊर्जा स्तर और E2 का मतलब क्या होता है? उच्च ऊर्जा स्तर। अब देखो तीसरी अवधारणा क्या होती है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, देखो ये तो निम्न है और ये क्या है? उच्च है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्न से उच्च में जाएंगे तो अवशोषण और उच्च से निम्न में आएंगे तो क्या होगा? उत्सर्जन। तो देखो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, जहां पे डेल्टा E ऊर्जा में परिवर्तन है। ये नील्स बोर की तीसरी अवधारणा है। डेल्टा E ऊर्जा में परिवर्तन है और E1 निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। निम्न ऊर्जा स्तर में किसकी ऊर्जा है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। E2 उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की क्या है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ये नील्स बोर की क्या है? तीसरी अवधारणा। इसके अनुसार ही तो नील्स बोर की 3 अवधारणा होती है। इसके अनुसार ही नील्स बोर ने नोट में छोटा सा पॉइंट कहा कि ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण, तीसरी अवधारणा के अनुसार ही नील्स बोर ने नोट में बताया कि ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसको क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन। ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिनको क्वांटा या क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? H न्यू। न्यू बराबर होता है C/लैम्डा। अभी मैं आपको आगे परिभाषा पढ़ाऊंगी आवर्ती की, तब वहां पे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि C/लैम्डा कैसे आया। तो बताओ
E बराबर क्या आ जाएगा, HC/लैम्डा, क्योंकि न्यू की जगह आपने क्या रख दिया, C/लैम्डा। जहां पे H तो प्लांक स्थिरांक है ही, C प्रकाश का वेग है। C किसका वेग है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लैम्डा विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है। लैम्डा विकिरण की क्या होती है, तरंगदैर्घ्य। और जो न्यू होता है वह विकिरण की आवृत्ति होता है। विकिरण की क्या होता है, आवृत्ति। ये नील्स बोर की क्या कंप्लीट हो गई, अवधारणा। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं एक एक का नाम लेके पूछूंगी। अपना तीसरा मॉडल चल रहा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल उन्हीं परमाणुओं पर लागू होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3। हाइड्रोजन का क्रमांक 1, न इस पे धनायन है न ऋणायन है, इसलिए जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। हीलियम का 2, 2 में से 1 गया तो 1। लिथियम का 3, 3 में से 2 गया तो 1। बेरिलियम का 4, 4 में से 3 गया तो 1। अब आपका चल रहा है नील्स बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अवधारणाएं। 3 अवधारणा है। पहली अवधारणा मैंने बताई, नील्स बोर की प्रथम अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं तो 2 विपरीत बल कार्य करते हैं, अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल mv²/r होता है, अपकेंद्रीय बल z²/r² होता है। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत परंतु समतुल्य होते हैं। mv²/r बराबर z²/r²। एक r से एक r कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, r। तो mv² बराबर z²/r। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, z परमाणु क्रमांक है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, r इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी है। नील्स बोर की दूसरी अवधारणा। नील्स बोर की दूसरी अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान nh/2π का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग mvr बराबर किसका गुणज हो रहा है, nh/2π का। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी, n कोषों की संख्या जिसका मान 1 2 3 4 अनंत तक, h प्लांक स्थिरांक जिसका मान 6.62 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। नील्स बोर की तीसरी अवधारणा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में, E1 निम्न है, E2 उच्च है, उच्च में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो डेल्टा E बराबर E2 - E1। डेल्टा E ऊर्जा में परिवर्तन, E1 निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और E2 उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इस अवधारणा के आधार पर नील्स बोर ने क्वांटा या फोटोन को परिभाषित कर दिया कि ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है
जिनको क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। तो E बराबर H न्यू, न्यू बराबर होता है C अपॉन लेमदा। तो न्यू का मान E बराबर H न्यू में रख दोगे तो E बराबर H और न्यू का मान C अपॉन लेमदा। तो E बराबर क्या हो गया, HC अपॉन लेमदा। E ऊर्जा में परिवर्तन है ही, H प्लांक स्थिरांक है ही, C प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लेमदा विकिरण की तरंगदैर्घ्य है और न्यू विकिरण की आवृत्ति है। ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल और उसकी अवधारणा कंप्लीट। किसी बच्चे को इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम आई क्या? मैम प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तरंग दैर्घ्य तथा आवर्ती के गुणनफल को ही प्रकाश का वेग कहा जाता है। ठीक है मैम। ओके, यस मैम। जिसका मान 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। देख, न्यू बराबर C अपॉन लेमदा। इतना दिमाग तो तू ही लगा लेता कि मुझे प्रकाश का वेग जानना है, तो C बराबर न्यू गुणा लेमदा। न्यू आवर्ती है और लेमदा तरंग दैर्घ्य है। तो विकिरण की आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का वेग। ओके, यस मैम। और बोलो, बाकी सभी बच्चों को क्लियर? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत? मैम। किसी को ही नहीं? याद भी हो गया होगा, है ना? याद हो गया क्या नील्स बोर का परमाणु मॉडल? नो मैम। याद हो जाएगा एक बार पढ़ते ही।